सॉलिड स्टेट जो है वो ट्वेल्थ किस उसमें है सिलेबस में, बीएससी में और यूपी पीजीटी टीजीटी इन सब में इसके लिए बेनिफिट है। सबसे पहले हमारे सॉलिड स्टेट में हम ये देखते हैं कि जो हमारी मैटर होता है वो 3 टाइप से होता है, एक फोर्थ भी होता है प्लाज्मा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे पहले हम देखेंगे इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स। सबसे ज़्यादा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो होता है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैसेस में। बॉन्ड फाउंड इन सॉलिड में जो बॉन्ड फाउंड होते हैं, सबसे पहले होता है आयनिक बॉन्ड, यानी कि जो आयन से मिलके बनते हैं, जैसे NaCl, सीजियम क्लोराइड, ये 2 आयनों से मिलके, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इससे मिलके बनते हैं, कहते हैं आयनिक बॉन्ड। दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड जो साझेदारी से बनते हैं, उसको कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे डायमंड और यूरिया में होता है। तीसरा होता है वैन डर वाल फोर्स और चौथा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम इनकी स्ट्रेंथ देखेंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट जो बॉन्ड होता है सबसे ज़्यादा वो होता है आयनिक बॉन्ड, यानी कि जो आयन से मिलके बनता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। सबसे वीक बॉन्ड जो होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये एक इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर है बॉन्ड्स का। आयनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बाद वैन डर वाल्स, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अगर हम बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इंटरमोलिकुलर वो होता है आयनिक बॉन्ड में, इसके बाद होता है कोवैलेंट बॉन्ड में, उसके बाद वैन डर वाल्स फोर्स, और सबसे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी कि जो एक दो आयंस को आपस में जोड़ के रखता है या 2 मैटर को आपस में जोड़ के रखता है। सॉलिड क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको सॉलिड स्टेट कहते हैं। सॉलिड स्टेट हमारे पास 2 टाइप से होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और एक होता है एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड को नॉन क्रिस्टलाइन या एक्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं। जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है, यानी कि जो एटम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं उनका एक रेगुलर फॉर्म में वो अरेंज होते हैं। रेगुलर फॉर्म में जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसको भी हम देख के बता सकते हैं ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इसको भी हम देख के बता सकते हैं ये सब क्या है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, यानी कि एक रेगुलर पैटर्न में आपस में जुड़े हुए हैं। एमोर्फस सॉलिड में जो होता है वो इनका इरेगुलर फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं एटम्स। इरेगुलर फॉर्म यानी कि इसकी स्ट्रक्चर कुछ और होगी, इसकी कुछ और, इसकी कुछ और, एक सेम स्ट्रक्चर में नहीं जुड़े होते, इसलिए इसको कहते हैं एमोर्फस सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका जो होगा वो होता है हमारा वैक्स, जैसे वैक्स होता है मोम, वो इसका एग्जाम्पल होता है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में जैसे शुगर आ जाएगा, हमारा शुगर आ जाएगा, NaCl आ जाएगा, ये सारे हमारे क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में कुछ पॉइंट्स होते हैं सब जिनका हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले होता है स्पेस लैटिस, दूसरा होता है यूनिट सेल, थर्ड होता है लैटिस पॉइंट, फोर्थ होता है इंट्राफेशियल एंगल, ये इंट्राफेशियल एंगल है, और फिफ्थ होता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंट्राफेशियल एंगल, 6 होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब स्पेस लैटिस अगर हम देखें तो स्पेस लैटिस किसको कहते हैं? एटम्स का जाल स्पेस लैटिस कहलाता है। क्रिस्टलाइन लैटिस का 3D अरेंजमेंट, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारे क्रिस्टलाइन लैटिस का 3D अरेंजमेंट, उसको क्या कहते हैं हम? स्पेस लैटिस। एक स्पेस लैटिस में 1 to 8 यूनिट सेल जुड़ते हैं आपस में, तब में उसका क्या करते हैं कि स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपस में कई सारे इस पे वो जुड़े हुए हैं यूनिट सेल, तब उसने जाके क्या बनाया है कि स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन किया। यूनिट सेल कहते हैं पूरे स्पेस लैटिस का एक पार्ट जिससे मिलके पूरा स्पेस लैटिस बनता है, यानी कि एक पार्ट स्पेस लैटिस का वो कहलाता है हमारा यूनिट सेल, जो रिपीट होकर पूरे स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन करता है। जैसे ये हमारा एक यूनिट सेल है। लैटिस पॉइंट, एटम्स जिनसे स्पेस लैटिस बनता है लैटिस पॉइंट कहलाता है, यानी कि स्पेस लैटिस में वो पॉइंट जहाँ पर यूनिट सेल आपस में जुड़ के इस पूरे स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा लैटिस पॉइंट। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स विच जनरेट्स द यूनिट सेल इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। थर्ड होता है हमारा, नेक्स्ट होता है हमारा इंट्राफेशियल एंगल। इंट्राफेशियल एंगल क्या होता है? एक फेस से दूसरे फेस के बीच बना एंगल। जैसे ये हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है, इसमें एक फेस ही हो गया, इसका एक फेस ही हो गया, ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, तो इनके बीच में 2 फेस के बीच में बना हुआ जो एंगल होता है वो हमारा कहलाता है इंट्राफेशियल एंगल। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंट्राफेशियल एंगल। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी क्या होता है कि स्पेस लैटिस जो हमारा है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, लेकिन उनमें किन्हीं 2 फेज के बीच बना जो एंगल होता है उसको क्या वो कांस्टेंट रहता है, और उसी को क्या कहते हैं हम? इंट्राफेशियल एंगल कहते हैं।
और इसी को ये जो इसका एंगल कांस्टेंट रहता है इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कभी शॉर्ट में भी आ जाता है, 12th में भी किसी को उसमें दे देंगे ऑप्शन में कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ इसका क्या है। तो स्पेस लैटिस में लैटिस पॉइंट में एक एटम जितने अदर एटम से घिरा हुआ होता है उसे उसका क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास NaCl का क्रिस्टल होता है तो NaCl के क्रिस्टल में एक Na 6Cl से या फिर एक Cl 6Na से सराउंडेड होता है, घिरा रहता है, इसलिए NaCl में इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा 6। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर सराउंडिंग ए पर्टिकुलर लैटिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। अब डायरेक्शन देखो, हम किसी सॉलिड में अगर हम एक्सिस की डायरेक्शन दिखाते हैं तो जो हमारी ऐसी स्ट्रेट होती है, ऐसी स्टैंडिंग लाइन होती है वो होती है हमारी जेड एक्सिस, जो ऐसी स्ट्रेट होती है वो होती है हमारी वाई एक्सिस, जो ऐसी स्लैंटिंग लाइन होती है वो हमारी होती है एक्स एक्सिस। तो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये हम ओरिजिन होगा हमारा, ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, जो होते हैं ये अबव प्लेन के अबव होते हैं, ये प्लेन के राइट होता है वाई एक्सिस और ये प्लेन के अप होता है जेड एक्सिस। इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, जैसे ये हमारा एक यूनिट सेल है, फिर हमने 2 यूनिट सेल आपस में अटैच कर दी, तो उसको हम जब अटैच करेंगे एक हमारा क्रिस्टल बन जाएगा। जब क्रिस्टल बन जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑरिजिन इसका, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस अपवर्ड डाउन में। कॉर्नर जो होते हैं इसमें किसी भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में 8 कॉर्नर होते हैं, AB CD E F G H, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। एजिज जो होते हैं हमारे, एजिज जो होंगे वो हमारे टोटल 12 होते हैं, जिससे जैसे जेड है हमारा, जेड एक्सिस के पैरेलल कितने कॉर्नर होंगे, एक होगा AD, जेड एक्सिस के पैरेलल हमारे होंगे एक AD BC EH FG। किसी भी क्रिस्टल में टोटल 12 एजिज होते हैं, 12। जैसे हम देखते हैं जेड के पैरेलल, ये हमारा देखो ये जेड एक्सिस है हमारा, ये वाला ये हमारा जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस सॉरी ये जेड एक्सिस है, ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये हमारा है वाई एक्सिस। अगर हम देखें इसके जेड के पैरेलल जो हमारे एजिज आएंगे वो आएंगे AD, देखिए AD ये वाला क्या है यहाँ तक AD, BC ये यहाँ से BC EH ये और FG ये वाला FG, ये सब किसके पैरेलल है, जेड एक्सिस के। दूसरा हमारा एक्स के पैरेलल, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल कौन कौन से है, AE हो गया, एक हो गया हमारा BF हो गया, एक हो गया हमारा CG हो गया और एक हो गया हमारा DH, ये 4 इसके हो गए। अब हम देखें वाई के पैरेलल, ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई के पैरेलल कौन कौन से आ रहे हैं, AB, एक तो ये हो गया हमारा AB, एक हो गया हमारा DC ये, एक हो गया हमारा EF और एक हो गया हमारा GH, ये हो गई टोटल 12 एजिज। यानी कि कॉर्नर हो गए हमारे पास 8, एजिज हो गए हमारे पास 12। अब हमारे पास अब हम देखते हैं फेस, हमारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में 6 फेजेस होते हैं। जैसे टॉप अगर हम देखें, टॉप पे हमारा ABEF, देखिए ये हमारा टॉप है AB हो गया ABEF, बॉटम पे हो गया हमारा CDGH, लेफ्ट पे हो गया हमारा AE ये वाला AEDH ये, और राइट में हो गया हमारा BFCG, राइट में हो गया हमारा BFCG। अब हम देखेंगे फ्रंट, ये हमारा फ्रंट हो गया ये वाला फ्रंट में क्या हो गया EFGH। अब हमारा बैक, जो इसके बैक साइड में होगा वो क्या होगा ABCD। तो ये टोटल इसके हो गए 6 फेज हो गए, 8 कॉर्नर हो गए और 12 एजिज हो गए। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी कि किसी क्रिस्टल में कितने कॉर्नर होते हैं, कितने एजिज होते हैं और कितने हमारे फेसेस होते हैं। तो इसको भी हम शॉर्ट में अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं C हो गए हमारे 8 और E हो गए हमारे 12 और F हो गए हमारे 6। इसको हमें याद रखना है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब my video and channel.